क्या आप जानते हैं कि भारत में लगभग 80% लोग वित्तीय सुरक्षा के बिना संघर्ष कर रहे हैं और अधिकतर लोग अपनी खर्चों के लिए महीने की सैलरी पर निर्भर हैं। आज के वीडियो में हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे और कुछ ऐसी रणनीतियां साझा करेंगे जो आपको महीने दर महीने के चक्र से बाहर निकलने में मदद कर सकती हैं। चाहे वह साइड हसल्स हों, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स या साधारण बजटिंग टिप्स, हम सब कुछ कवर करेंगे। वीडियो के अंत तक आपके पास ऐसे व्यावहारिक टिप्स होंगे जो आपको वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने में मदद करेंगे और आप अपने धन को आत्मविश्वास से बढ़ाने में सक्षम होंगे। तो इसे जरूर देखें और अगर आपको ये टिप्स मूल्यवान लगें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको और भी सशक्त बनाने वाले वित्तीय सलाह मिल सकें। आज मैं रॉबर्ट कियोसाकी की एक और बेहतरीन किताब का सारांश पेश कर रहा हूँ, इंक्रीजिंग योर फाइनेंशियल IQ, गेटिंग रिचर बाय गेटिंग स्मार्टर। कियोसाकी के अनुसार अगर आप अपनी दौलत को बढ़ाना और उसे बनाए रखना चाहते हैं तो आपको 5 जरूरी फाइनेंशियल IQs को समझना होगा। इन 5 को मास्टर करना ही असली धनवान बनने और रहने की कुंजी है। फाइनेंशियल IQ नंबर 1, ज्यादा पैसे कमाना। कियोसाकी पैसे की परेशानियों को दांत के दर्द से तुलना करते हैं। ये एक संकेत है कि कुछ गड़बड़ है, जैसे दांत के दर्द को नजरअंदाज करना सेहत को और बिगाड़ सकता है, वैसे ही पैसे की समस्याओं को छोड़ देना और भी बड़े संकट पैदा कर सकता है। अपनी आय बढ़ाने के लिए आपको अपनी पैसे की समस्याओं का सामना करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप सेल्स में ज्यादा कमाना चाहते हैं लेकिन संभावित ग्राहकों से बात करने में शर्माते हैं, तो आपको अपनी आत्मविश्वास को बढ़ाने की जरूरत है, शायद कुछ कोर्स करके या प्रैक्टिस करके। हर बार जब आप इन बाधाओं को पार करते हैं, आपकी फाइनेंशियल IQ मजबूत होती है और कमाने की क्षमता भी बढ़ती है। कियोसाकी एक आम गलती पर भी रोशनी डालते हैं। बहुत से लोग दौलत तो चाहते हैं लेकिन उन चुनौतियों से बचते हैं जिनका सामना करना पड़ता है। असली दौलत पाने के लिए आपको इन चुनौतियों को अपनाना होगा, क्योंकि ये आपके लिए एक निरंतर प्रक्रिया है जो मजबूती, कौशल और समझ बढ़ाती है। वह एक कहानी भी बताते हैं, एक मुर्गे की जो किसान की मांगों से डरता है। पहले तो मुर्गा आदेश मानता है ताकि सजा न मिले, लेकिन जल्दी ही किसान और भी अजीब बातें मांगने लगता है, जैसे अंडे देना। तब मुर्गा समझ जाता है कि पहले की असंगत मांग मानकर उसने और समस्याएं पैदा कर ली हैं। सबक ये है, समस्याओं का सामना जल्दी करें, पहले से ही उन्हें निबटें और अपनी जिंदगी पर नियंत्रण रखें। कियोसाकी के मेंटर रिच डैड बताते हैं कि पैसे की समस्याओं को सुलझाने से आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ती है, जो आपको अमीर बनाती है। दूसरी ओर, इन्हें अनदेखा करने से समस्याएं और बढ़ सकती हैं, जो अंत में गरीब होने का कारण बन सकती हैं। सीखना सरल और गहरा है। जल्दी से समाधान खोजें, चुनौतियों का सामना करें और हर कदम को अपने फाइनेंशियल IQ में निवेश के रूप में देखें। जितनी अधिक समस्याएं आप हल करेंगे, उतने ही समझदार और अमीर बनेंगे। फाइनेंशियल IQ नंबर 2, अपने पैसे की रक्षा करना। जब फाइनेंशियल IQ नंबर 1 कमाई पर ध्यान केंद्रित करता है, तो फाइनेंशियल IQ नंबर 2 इस बात पर है कि आप कितना रख पाते हैं। मान लीजिए, एक व्यक्ति सालाना 2 लाख रुपए कमाता है लेकिन टैक्स में 50% खो देता है, जबकि दूसरा व्यक्ति 1 लाख रुपए कमाता है और उसे सिर्फ 15% टैक्स देना पड़ता है। तो दूसरे व्यक्ति का फाइनेंशियल IQ 2 अधिक है। यह सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है, ये इसे टैक्स और अन्य वित्तीय खतरों से बचाने के बारे में है। कियोसाकी बताते हैं कि दुनिया में ऐसे कई लोग और संगठन हैं जो आपके पैसे लेने के लिए तैयार हैं। इनमें से कई स्मार्ट और शक्तिशाली होते हैं और अगर वे आपको मात दे सकते हैं तो वे ऐसा करेंगे। इसलिए अपने पैसे की सुरक्षा के तरीके समझना बहुत जरूरी है। वह अपने रिच डैड से एक सबक साझा करते हैं जो इस बात को स्पष्ट करता है। रिच डैड ने वित्तीय सुरक्षा की तुलना एक किसान से की जो अपने फसलों को खरगोशों, पक्षियों और कीड़ों से बचाता है। ये प्यारे जीव आपके धन के लिए अप्रत्याशित खतरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे ये जानवर किसान की फसल को चट कर सकते हैं, वैसे ही जो लोग और संगठन हम पर भरोसा करते हैं, वे अनजाने में हमारे वित्त को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रिच डैड का सबक सरल लेकिन गहरा था। सबसे बड़े वित्तीय खतरे अक्सर उन्हीं लोगों से आते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं और जिनका सम्मान करते हैं।
उनके पास हमारी संपत्तियों तक सबसे अच्छा पहुंच होता है। जब आपके जेब में बहुत सारे हाथ पहुंचते हैं तो इससे गंभीर वित्तीय समस्याएं हो सकती हैं। सारांश में, अपने पैसे की रक्षा करना स्पष्ट और सूक्ष्म दोनों प्रकार के खतरों के प्रति सतर्क रहने के बारे में है। यह समझना है कि वित्तीय शिकारी हर आकार और प्रकार के हो सकते हैं, यहाँ तक कि वे भी जो हमारे मित्र होते हैं। अपनी संपत्ति की रक्षा करके आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अपनी कमाई में से अधिक रख पाएं और अपने फाइनेंशियल आईक्यू को मजबूत करें। रिच डैड की वित्तीय शिकारियों की सूची। ब्यूरोक्रेट्स कियोसाकी के अनुसार पहले वित्तीय शिकारी जिनसे बचकर रहना चाहिए वे हैं ब्यूरोक्रेट्स। टैक्स, जो अक्सर हमारे सबसे बड़े खर्चों में से एक होते हैं, सरकारी संस्थाओं द्वारा इकट्ठा किए जाते हैं जो फिर इन फंड्स का प्रबंधन करते हैं। ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स ये लोग पैसे खर्च करने में माहिर होते हैं, लेकिन आमतौर पर धन पैदा करने का अनुभव नहीं रखते। अगर इनमें पैसा बनाने की प्रतिभा होती तो ये शायद उद्यमी होते, न कि ब्यूरोक्रेट्स। चूंकि ब्यूरोक्रेट्स को धन उत्पन्न करने का ज्ञान नहीं होता, वे करदाताओं से पैसे निकालने के नए और निपुण तरीकों की खोज में लगे रहते हैं। हम लगभग हर चीज पर टैक्स देते हैं, आय, निवेश, संपत्ति, गैस और यहाँ तक कि भोजन पर भी। कई बार ये टैक्स ऐसा लगता है जैसे बढ़ते ही जा रहे हैं और कई छिपे हुए या बुरे तरीके से समझ में आने वाले होते हैं। हालांकि कुछ टैक्स को समाज के लिए लाभकारी बताया जाता है, लेकिन असलियत ये है कि ब्यूरोक्रेट्स अक्सर सामाजिक समस्याओं को बढ़ाते हैं, उन्हें सुलझाने के बजाय। उनकी समाधान की प्रक्रिया आमतौर पर समस्या पर बस अधिक धन फेंकने की होती है, न कि प्रभावी हल खोजने की। ये स्पष्ट करना जरूरी है कि कियोसाकी सरकार या टैक्स देने के सिद्धांत के खिलाफ नहीं है। वे मानते हैं कि टैक्स स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी में जीने का एक आवश्यक हिस्सा है। ये आवश्यक सेवाओं जैसे शिक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सुरक्षा को फंड करते हैं। रिच डैड की निराशा इस बात में है कि ब्यूरोक्रेट्स कभी भी उन समस्याओं को सुलझाने में सफल नहीं होते जिससे टैक्स का लगातार बढ़ना होता है। रिच डैड का मानना था कि ब्यूरोक्रेट्स करदाताओं की जेब में गहराई से पहुंचने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल कानूनी तरीके से। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति अपने टैक्स के बोझ को कम से कम करने के तरीके सीखें। दुर्भाग्य से, जिन लोगों की आय सबसे कम होती है, वे अक्सर अपनी आय का एक उच्च प्रतिशत टैक्स में चुकाते हैं, जबकि अमीर लोग अक्सर कम टैक्स दर चुकाते हैं। वॉरेन बफेट ने इस असमानता पर प्रकाश डाला, ये बताते हुए कि सबसे अमीर लोग अक्सर अपने सहायक कर्मचारियों की तुलना में कम टैक्स दर चुकाते हैं। अत्यधिक टैक्स से अपने पैसे को बचाने के लिए कियोसाकी 3 प्रकार की आय को समझने पर जोर देते हैं: अर्जित, पोर्टफोलियो और पैसिव। अर्जित आय, ये वह आय है जो आप पारंपरिक नौकरी से कमाते हैं। पोर्टफोलियो आय, ये स्टॉक्स और बॉन्ड जैसे निवेशों से आती है। पैसिव आय, ये ऐसे संपत्तियों से उत्पन्न होती है जैसे रियल एस्टेट, जो बिना सक्रिय काम के लगातार राजस्व पैदा करती हैं। केवल अर्जित आय पर निर्भर रहना टैक्स सुरक्षा के लिए बहुत कम स्थान छोड़ता है, जबकि पोर्टफोलियो और पैसिव आय अधिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। यही कारण है कि कियोसाकी अर्जित आय पर निर्भर रहने की आलोचना करते हैं, क्योंकि यह व्यक्तियों को अधिक टैक्स बोझ के प्रति उजागर करता है। इन गतिशीलताओं को समझकर आप अपने धन को कर प्रणाली में लर्किंग वित्तीय शिकारी से बेहतर तरीके से बचा सकते हैं। शिकारी नंबर 2, पार्टनर्स। जब पार्टनरशिप की बात आती है तो यह सोचना नाइव है कि सदा सुखी रहने का कोई फंतासी वाकई में सच हो सकता है। असलियत में चीजें बदलती हैं और इसलिए आपके पास एक एग्जिट स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है, चाहे वो शादी के लिए हो या बिजनेस पार्टनरशिप के लिए। अपनी जिंदगी के प्यार के साथ प्रेनअप एग्रीमेंट लाने में अजीब महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन जब तलाक दर लगभग 50% हो तो यह आपके वित्त की सुरक्षा के लिए एक स्मार्ट कदम है। इसी तरह जब आप किसी नए बिजनेस के लिए पार्टनर के साथ शुरुआत कर रहे हैं तो बाय सेल एग्रीमेंट या डिसोल्यूशन प्लान पर विचार करना शायद थोड़ा जल्दी लगे, लेकिन यह सोचने के लिए समझदारी है कि आप अपने जुड़ाव से पहले कैसे बाहर निकलेंगे। आप कभी नहीं जान सकते कि भविष्य में क्या होगा। मृत्यु एक अंतिम एग्जिट है और यह अक्सर वित्तीय शिकारी बाहर लाती है। वो लोग जिन्हें आपने परिवार समझा, लेकिन अचानक आपके अंतिम संस्कार पर आएंगे, आपकी संपत्ति का दावा करते हुए।
अगर आपके पास एक मजबूत वित्तीय आईक्यू है, तो आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि उन शोक व्यक्त कर रहे रिश्तेदारों को वही मिले जो आप उन्हें देना चाहते हैं, भले ही आप चले गए हों। शिकारी नंबर 3, वकील एक और वित्तीय शिकारी होते हैं। वकील जो कोर्ट सिस्टम का फायदा उठाकर आपकी संपत्ति चुराने की कोशिश कर सकते हैं। याद रखें, मैकडॉनल्ड्स के खिलाफ गर्म कॉफी के लिए किया गया कुख्यात मुकदमा, ये केवल एक उदाहरण है उन व्यक्तियों का जो किसी भी मौके का फायदा उठाकर मुकदमे के जरिए अमीर बनने की कोशिश करते हैं। अपने आप को बचाने के लिए इन 3 रणनीतियों पर विचार करें। अपने नाम पर कुछ भी मूल्यवान मत रखें। यह एक आम गलती है कि लोग सीधे अपने नाम पर मूल्यवान संपत्तियों के मालिक होते हैं। इसके बजाय अमीर लोग अपनी संपत्तियों को ट्रस्ट या एलएलसी में रखते हैं ताकि संभावित मुकदमों से सुरक्षा मिल सके। व्यक्तिगत देयता बीमा खरीदें। बीमा की जरूरत पड़ने से पहले इसे लगवाना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति तब बीमा नहीं बेचता जब घर पहले से जल रहा हो। अच्छे कानूनी संस्थाओं का उपयोग करें। अपने मूल्यवान संपत्तियों को रखने के लिए एलएलसी जैसे संरचनाओं का चयन करें, क्योंकि ये व्यक्तिगत देयता से सुरक्षा प्रदान करती है। सोल प्रॉपर्टीशिप और सामान्य पार्टनरशिप से बचें, जो आपको गंभीर जोखिम में डाल सकती हैं। शिकारी नंबर 4, ब्रोकर वित्तीय जगत में ब्रोकर विभिन्न निवेशों के लिए सेल्स पर्सन की तरह काम करते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड, रियल एस्टेट और भी बहुत कुछ। समस्या ये है कि कई लोग ब्रोकर से वित्तीय सलाह लेते हैं, न कि अमीर व्यक्तियों से। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, वॉल स्ट्रीट ही एक ऐसा स्थान है जहां लोग अपनी रोल्स रॉयस को चलाकर उन लोगों से सलाह लेने जाते हैं जो मेट्रो में सफर करते हैं। एक ऐसा ब्रोकर खोजने के लिए जो वास्तव में आपके सबसे अच्छे हित में हो, इन सुझावों पर विचार करें। खुद को शिक्षित करें। सलाह मांगने से पहले ज्ञान से लैस हो जाएं। इससे आप शिक्षित ब्रोकर और केवल सेल्स पर्सन के बीच अंतर समझ पाएंगे। उनकी मंशा का मूल्यांकन करें। ऐसे ब्रोकर की तलाश करें जो दीर्घकालिक रिश्ते बनाने में रुचि रखते हों, न कि केवल बिक्री करने में। एक बुरा ब्रोकर डील के बाद गायब हो जाएगा, जबकि एक अच्छा ब्रोकर जुड़े रहेगा। उनके निवेश की जांच करें। पूछें कि क्या वे जो बेचते हैं उसमें निवेश करते हैं। अगर वे अपने उत्पादों या सेवाओं में विश्वास नहीं रखते तो आप क्यों रखें। शिकारी नंबर 5, व्यवसाय भी वित्तीय शिकारी होते हैं। हर व्यवसाय कुछ न कुछ बेचने की कोशिश करता है, और अगर वे नहीं बेचते तो वे जीवित नहीं रहेंगे। हमेशा अपने आप से पूछें कि क्या व्यवसाय द्वारा पेश किए जा रहे उत्पाद या सेवाएं आपको समृद्ध बना रहे हैं या गरीब। अक्सर आप पाएंगे कि ये पेशकशें व्यवसाय के लिए अधिक लाभकारी होती हैं, बजाय आपके लिए। वित्तीय आईक्यू नंबर 3, अपने पैसे का बजट बनाना असल में आपके संसाधनों को प्रभावी ढंग से समन्वयित करने की योजना है। बजट में 2 मुख्य अवधारणाएं समझना जरूरी हैं, बजट घाटा और बजट अधिशेष। बजट घाटा तब होता है जब आपका खर्च आपकी आय से अधिक होता है, जबकि बजट अधिशेष का मतलब है कि आपकी आय आपके खर्च से ज्यादा है। जबकि हर कोई बजट अधिशेष होने का सपना देखता है, असलियत ये है कि कई लोग, साथ ही सरकारें, अक्सर घाटे में काम कर रही होती हैं। तो कोई बजट अधिशेष कैसे प्राप्त कर सकता है? 2 मुख्य रणनीतियां हैं, खर्चों को कम करना या आय बढ़ाना। अधिकांश लोग और कंपनियां खर्चों को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन कियोसाकी का तर्क है कि आपको अपनी आय बढ़ाने को प्राथमिकता देनी चाहिए। हैरानी की बात है कि इसका मतलब रणनीतिक रूप से अपने खर्चों को बढ़ाना भी हो सकता है। आप सोच रहे होंगे, अगर मैं पहले ही घाटे में हूं तो अधिक खर्च करने से कैसे मदद मिलेगी? कियोसाकी 2 विशेष प्रकार के खर्चों का उल्लेख करते हैं जो आपकी आय बढ़ा सकते हैं। आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों में निवेश करें। उदाहरण के लिए, यदि आप एक दुकान के मालिक हैं और आपकी बिक्री पर्याप्त नहीं है, तो मार्केटिंग और प्रमोशनों पर अधिक खर्च करना समझदारी है, बजाय इसके कि आप इन प्रयासों में कटौती करें। इस तरह के रणनीतिक खर्च आपकी बिक्री को बढ़ा सकते हैं। पहले खुद को भुगतान करें। यह एक प्रसिद्ध अवधारणा है जो इस बात पर जोर देती है कि आपको पहले खुद को भुगतान करना चाहिए, पहले किसी और को नहीं। अपने व्यक्तिगत आय को एक ऐसा खर्च माने जो अन्य खर्चों पर प्राथमिकता रखता है।
भले ही आप घाटे का सामना कर रहे हों, यह सुनिश्चित करना कि आप पहले खुद को भुगतान करें, समय के साथ संपत्तियां बनाने में मदद करता है। जो पैसा आप अपने लिए आवंटित करते हैं, वह आपके वित्तीय भविष्य में एक महत्वपूर्ण निवेश है। कियोसाकी एक व्यक्तिगत अनुभव कि कैसे उन्होंने और उनकी पत्नी किम शादी के बाद अपनी वित्तीय चुनौतियों का सामना किया। कई नवविवाहितों की तरह वे अधिक खर्चों और कम आय की सामान्य समस्या से जूझ रहे थे। इस अनुभव ने उन्हें अपने बजट को रचनात्मक ढंग से प्रबंधित करने का महत्व सिखाया। आय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करके कियोसाकी का मानना है कि कोई भी व्यक्ति बजट घाटे से अधिशेष की ओर बढ़ सकता है। यह आपके पैसे के साथ स्मार्ट चुनाव करने के बारे में है, अपने वित्तीय विकास को प्राथमिकता देना और अपनी आय को एक मूल्यवान संपत्ति मानना है जिसे पोषण की आवश्यकता होती है। फाइनेंशियल आईक्यू नंबर 4, अपने पैसे का लाभ उठाना। अपने पैसे का लाभ उठाना मतलब है कि आप अपने संसाधनों को ऐसा काम पर लगाएं कि वे आपके लिए ज्यादा मेहनत करें, जिससे आप कम में ज्यादा हासिल कर सकें। पारंपरिक बचत के तरीके, जैसे कि पैसे को सेविंग्स अकाउंट में रखना, आपको कोई लाभ नहीं देते, लेकिन संपत्तियों में निवेश करना, जैसे कि रियल एस्टेट, इससे आपको फायदा होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक प्रॉपर्टी पर 20% की डाउन पेमेंट करते हैं, तो आप केवल 20,000 रुपये का उपयोग करके 1 लाख रुपये की संपत्ति पर नियंत्रण रखते हैं, जिससे आपका निवेश अधिकतम लाभ देता है। बहुत से वित्तीय सलाहकार चेतावनी देते हैं कि लाभ उठाना जोखिम भरा हो सकता है। हालांकि कियोसाकी का कहना है कि यह केवल तब सच है जब आप ऐसे संपत्तियों में निवेश कर रहे हैं जिन पर आपका नियंत्रण नहीं है, जैसे स्टॉक मार्केट में निवेश करना, जहां आपका प्रभाव कम होता है, वह जोखिम भरा हो सकता है। इसके विपरीत एक व्यवसाय या रियल एस्टेट का मालिक होना आपको कई पहलुओं, आय, खर्च, संपत्तियां और देनदारियां को प्रबंधित करने की अनुमति देता है, जिससे आप जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक नियंत्रण प्राप्त करते हैं। कियोसाकी का यह भी कहना है कि लाभ उठाना केवल वित्तीय संसाधनों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ कुछ प्रमुख प्रकार के लाभ उठाने के तरीके दिए गए हैं। वित्तीय नियंत्रण, अपने व्यवसाय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करके आप बेहतर मार्केटिंग के जरिए आय बढ़ा सकते हैं, स्वचालन के जरिए खर्चों को कम कर सकते हैं और बातचीत के जरिए आरण लागत को घटा सकते हैं। उत्पाद का लाभ, एक उत्पाद को नवाचार या विकसित करके आप अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक डॉक्टर एक नई चिकित्सा का आविष्कार करता है, तो वह अपने ज्ञान को व्यापक रूप से साझा कर सकता है, बजाय केवल व्यक्तिगत परामर्श पर निर्भर रहने के। समय का लाभ, कार्यों को आउटसोर्स करके आप उच्च प्राथमिकता वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। दूसरों के समय का प्रभावी ढंग से उपयोग करके अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। सफल उद्यमी, जैसे कि जेफ बेजोस, रोजमर्रा के कामों को दूसरों को सौंपते हैं ताकि वे विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकें। नेटवर्क का लाभ, आपका नेटवर्क विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। जैसे एक सफल यूट्यूबर को जानना आपको ऐसे ज्ञान दे सकता है जो आपकी कंटेंट बनाने में तेजी ला सकता है। अंततः अपने संसाधनों का लाभ उठाना, चाहे वह पैसा हो, समय हो या संपर्क, आपकी वित्तीय वृद्धि की संभावनाओं को काफी बढ़ा सकता है। कियोसाकी समझदारी से लाभ उठाने को प्रोत्साहित करते हैं ताकि आप सूचित निवेश कर सकें और धन बना सकें। फाइनेंशियल आईक्यू नंबर 5, वित्तीय जानकारी। आज के तेज तर्रार दौर में सही जानकारी होना धन और गरीबी के बीच का फर्क बना सकता है। कियोसाकी जानकारी के महत्व की तुलना युद्ध में सही इंटेलिजेंस से करते हैं, जहां सटीक जानकारी बचाव और हार के बीच का अंतर पैदा कर सकती है। तकनीक के कारण जानकारी तक पहुंच पहले से कहीं ज्यादा उपलब्ध है और कुछ युवा उद्यमियों ने इसका लाभ उठाकर फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसी अरबों डॉलर की कंपनियां बनाई हैं। लेकिन एक और पहलू भी है, गलत जानकारी या पुरानी ज्ञान गलत वित्तीय फैसले ले जा सकता है। कई लोग अभी भी औद्योगिक युग की पुरानी धारणाओं पर अड़े हुए हैं, जैसे कि अच्छा शिक्षा एक उच्च वेतन वाली नौकरी की गारंटी देती है। कियोसाकी यह बताते हैं कि जानकारी न केवल प्रचुर है, बल्कि यह क्षणिक भी है। ज्ञान का परिदृश्य तेजी से बदलता है और हर 18 महीने में जानकारी की मात्रा दोगुनी हो जाती है।
यह निरंतर विकास यह दर्शाता है कि जो आप आज सीखते हैं वह कल अप्रचलित हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे खाद्य पदार्थों की समाप्ति तिथि की जांच करना जरूरी है, व्यक्तियों को अपनी जानकारी की प्रासंगिकता का नियमित रूप से आकलन करना चाहिए। इसे अनदेखा करने से वित्तीय ठहराव हो सकता है, जिसे क्योसाकी वित्तीय बीमार कहकर संदर्भित करते हैं। हालांकि क्योसाकी इस अध्याय में कोई विशेष रणनीतियां नहीं बताते, लेकिन वह निरंतर शिक्षा और नई जानकारी के साथ अनुकूलन के महत्व पर जोर देते हैं। उनका बार बार दोहराना कभी कभी उबाऊ लग सकता है, लेकिन यह उनके संदेश को मजबूत बनाता है। जानकारी में बने रहना और अपडेट रहना सूचना युग में बहुत जरूरी है। यदि आप अपनी वित्तीय IQ को बढ़ाना चाहते हैं तो निष्कर्ष स्पष्ट है। अपने सीखने के प्रति सक्रिय रहें, नई जानकारी और प्रौद्योगिकियों को अपनाएं ताकि आप व्यवसाय और वित्त की तेजी से बदलती दुनिया में आगे रह सकें।